देखो ध्यान देना एक बार। देखो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन वगैरह के वेरियस केसेस किए थे। अभी हम लोग वापस एक बार स्टार्ट करते हैं आगे। लिखो तुम नेक्स्ट जो अपन लोग कर रहे हैं उसी के आगे लिखते जाओ। लिखो देखो अब सेल ऑफ 23,500 लिखो सेल ऑफ 23,500 टू रमन was entered in sale book as 25,300। बातें नहीं। सेल ऑफ 23,500 टू रमन entered in sale book as 25,300। देखो सेल ऑफ 23,500 टू रमन entered in sale book as 25,300। आपने सेल कितने रुपए की करी? 23,500 की। कितने की एंट्री कर ली आपने? 25,300 की एंट्री करी। बोलो क्या होगा रेक्टिफिकेशन? सस्पेंस टू सेल्स। सेल बुक में गलती करी तो सेल बुक क्या बोल रहा है? सेल ऑफ 23,500 टू रमन वॉज एंटर्ड इन सेल बुक एज 25,300। कल ही मैंने बताया था सेल बुक में गया एंट्री, पोस्टिंग सेल्स अकाउंट में होगी तो गड़बड़ सिर्फ सेल्स में है। आपने एंट्री सेल बुक में कर दी 25,300, मतलब रमन में भी रमन को आपने 25,300 चढ़ा दिया सेल बुक में। क्या एंट्री करेंगे वो रेक्टिफिकेशन? सेल्स टू ये मैंने कल भी कराया था ऐसा केस आप लोगों को। सेल बुक में गलती हुई है, अगर ऐसा होगा पोस्टेड टू ओनली सेल अकाउंट, मतलब सिर्फ सेल अकाउंट में गलती करी, फिर सेल बुक में करी मतलब आपने डेटर को ज्यादा चढ़ा दिया बुक्स में। नेक्स्ट लिखो गुड्स परचेज्ड for ₹5,000 posted as 500 to purchase account। goods purchased for ₹5,000 posted 500 to purchase account। goods purchased for 5,000 posted 500 to purchase account। अब यहां मतलब गलती कहां है? सिर्फ और सिर्फ यहां मिस्टेक सिर्फ परचेज में है, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे बोलो? टू कितने अमाउंट से? 4500। परचेज टू सस्पेंस 4500। हमने 5,000 का परचेज किया था, 500 रुपये परचेज अकाउंट में आ गया, तो परचेज टू सस्पेंस 4500। क्लियर है? अच्छा अब लिखो नेक्स्ट। यहां पे ये ट्रांजैक्शन समझ आए? यहां पे गलती सिर्फ और सिर्फ परचेज में करी है आपने, यहां और कोई मिस्टेक नहीं है। यहां पे गलती सिर्फ परचेज में, इसलिए परचेज टू सस्पेंस किया हमने। लिखो नेक्स्ट गुड्स ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय राम
Goods of value of rupee 230 written by Ram entered in purchase book and posted therefore to Sham as 320. ये वाला करो एक बार ट्राई, ये बहुत अच्छा केस है. ये करो ट्राई, कोशिश करोगे तो होएगा. सिर्फ बैठे रहोगे ब्लैंक बैठे रहोगे तो कुछ होने वाला नहीं है. आप ट्राई करोगे तो होएगा. सिर्फ बैठे रहोगे और सोचोगे हमको नहीं आ रहा है तो कभी नहीं आएगा. ट्राई करोगे तो 100% आएगा. आप कोशिश करो एक बार. बातें कम करो और खुद ट्राई करो. ढंग से पढ़ो एक बार. क्या गलती करी, कैसे रेक्टिफाई. गलत डेबिट किया तो क्रेडिट करो, गलत क्रेडिट किया तो डेबिट करो. देखो ध्यान दो क्या गिवन है. देखो, गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ 230 रिटर्न बाय राम एंटर्ड इन परचेज बुक. सबसे पहला प्रॉब्लम है, आपने कहां पे एंट्री कर दी? परचेज बुक. बोलो परचेज बुक आनी चाहिए थी क्या? नहीं. अब परचेज बुक आ गई मतलब आपने एक तरह से राम को क्रेडिटर बना दिया. आपने जब परचेज बुक में डाल दिया तो राम क्रेडिटर बन गया. तो अब बताओ क्या करेंगे. बोलो सबसे पहले 230 रिटर्न बाय राम. रिटर्न बाय राम मतलब बोलो ये सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है? सेल रिटर्न है. अब गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ 230 रिटर्न बाय राम एंटर्ड इन परचेज बुक. सबसे पहली गलती तो आपने कहां एंट्री कर दी? तो ये तो क्लियर है सर, टू परचेज करना पड़ेगा. कितने रुपए से करना पड़ेगा बताओ? अच्छा, रिटर्न बाय राम एंटर्ड इन परचेज बुक. परचेज बुक में आना चाहिए था क्या? नहीं. तो क्या करेंगे बोलो? राम को क्या करें बोलो? क्या करना चाहिए राम को? आपने एंटर्ड कर दी परचेज बुक में एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू शाम एज 320. अच्छा, अभी मेरे को बताओ, गुड्स रिटर्न राम ने किए, क्या एंट्री होनी चाहिए थी ये बताओ? क्या होना चाहिए था? सेल्स रिटर्न टू. कितने लोगों ने सही करी एंट्री ये वाली? चेक करो. क्या बोल रहा है? गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ 320 रिटर्न बाय राम वर एंटर्ड इन परचेज बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू शाम एज 320. आपने एंट्री कहां पे कर दी? आपने एंट्री पर, मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी, अगर जर्नल में गलती करी हो और लेजर में सही कर दिया हो तो रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. अभी आप मेरे को एक बात बताओ, आपने 230 रिटर्न किसने किए थे? राम ने. अब अगर राम ने रिटर्न किया, आपने एंट्री सबसे पहली बात परचेज बुक में कर दी, तो परचेज बुक में जानी चाहिए थी कि एंट्री हो? नहीं. अब परचेज बुक से क्रेडिट, अगर मान लो परचेज बुक में गई तो क्रेडिटर कौन बनना चाहिए था? अज्यूम करो, चलो आप इसको भूल जाओ, मान लो परचेज बुक में एंट्री गई है, तो परचेज बुक में एंट्री गई है तो क्रेडिटर कौन बनना चाहिए था? राम की शाम? राम क्रेडिटर बनना चाहिए था. आपने कर क्या दिया? वहां से एंट्री किसके अंदर कर दी आपने? शाम. मतलब एक तरह से आपने क्रेडिटर किसको बना दिया? शाम को बना दिया. आपने क्रेडिटर किसको बना दिया? शाम को क्रेडिटर बना दिया. यस और नो? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर शाम को क्रेडिटर बनाया तो शाम को खत्म करना पड़ेगा अपने को दोबारा. कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला पॉइंट ये समझ आया? मेरी बात फिर सुनना. गुड्स ऑफ वैल्यू ऑफ 230 रिटर्न बाय राम एंटर्ड इन परचेज बुक. सबसे पहली गलती आपने परचेज बुक में किया. अब आप बोलोगे सर हमने परचेज बुक में किया तो राम में भी गड़बड़ थी, लेकिन आपने वहां से राम के लेजर में नहीं लेके गए, आप किसके लेजर में लेके चले गए? अब अगर शाम के लेजर में परचेज बुक से लेकर गए
तो आपने क्या किया होगा, शाम को क्रेडिट कर दिया होगा। तो शाम को कैसे सही करें दोबारा, ये क्लियर है। अच्छा, परचेज आनी भी चाहिए थी क्या, रिटर्न हुआ था, गुड्स रिटर्न आए, क्या परचेज आनी चाहिए थी क्या। तो परचेज बुक में परचेज डेबिट किया होगा। अभी खत्म कैसे करें अपन परचेज को, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट। अच्छा बताओ, ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ओरिजिनल एंट्री। अब गलती भूल जाओ, राम ने गुड्स रिटर्न किए, एंट्री क्या होनी चाहिए थी। अब बोलो से एंट्री होगी सेल रिटर्न टू राम। अब सेल रिटर्न टू राम, अगर मान लो परचेज बुक से राम के लेजर में चला जाता एंट्री, तो राम में कोई गलती होती नहीं। बट वहां से आपने पोस्टिंग किस में कर दी, मतलब राम का अकाउंट तो क्रिएट ही नहीं हुआ अभी तक, जर्नल में हो गया, लेजर में कहां क्रिएट हुआ अभी तक। तो आपको वापस क्रिएट करना पड़ेगा राम को। तो कैसे क्रिएट करोगे, सेल रिटर्न बुक में गई क्या एंट्री, तो क्या करोगे, और डिफरेंस कहां चला जाएगा, सस्पेंस 90, ये एंट्री होगी करेक्ट इसकी। नहीं आया समझ में, देखो समझो, आप पता है रेक्टिफिकेशन में एक चीज समझ लो, अगर जर्नल में गलती करी और लेजर में सही कर दिया आपने तो क्योंकि लेजर सेकंड स्टेज है ना, मान लो फर्स्ट पे गलती करी, सेकंड पे सही हो गया, तो लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो जब लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस सही बनेगा ना अपना, तो फिर रेक्टिफिकेशन जरूरत नहीं है अपने को। मैं इस ट्रांजेक्शन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर समझने की कोशिश करो। गुड्स ऑफ वैल्यू 230 रिटर्न बाय राम, सबसे पहले मेरे को बताओ होना चाहिए क्या था। आप सिर्फ एक बार इस ट्रांजेक्शन को यहां तक पढ़ो, 230 रिटर्न बाय राम, क्या एंट्री होनी चाहिए थी ये बताओ। रिटर्न बाय राम, बोलो क्या एंट्री होनी चाहिए थी। हमारे पास रिटर्न आया ना, क्या एंट्री होनी चाहिए थी बताओ। आप बोल रहे हो सर एंट्री होनी चाहिए थी सेल रिटर्न टू राम, बोलो ये होना चाहिए था। पहले बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई डाउट। पहली बात है आपकी ये वाली एंट्री होनी चाहिए थी, इसमें कोई कंफ्यूजन। अब आपने किया क्या, आपने एंट्री कर दी परचेज बुक में, परचेज बुक में एंट्री करी, मतलब एक तरह से आपने एंट्री क्या कर दी, आपने ये एंट्री कर दी, समझे बात को। आपने परचेज बुक में डाला, मतलब एक तरह से क्या किया आपने। अब इस हिसाब से तो राम क्रेडिटर बनना चाहिए था, पर आपने वापस गड़बड़ क्या की, राम को क्रेडिटर बनाया नहीं, आपने क्रेडिटर किसको बना दिया। और अब कितने से क्रेडिटर बनाया शाम को, 320 से शाम को क्रेडिटर बना दिया। और पोस्टेड देयर फ्रॉम टू शाम एस 320, मतलब परचेज बुक से शाम में कितने की चली गई। अब पहली ये बात तो है कि शाम को तो क्रेडिटर बनाना था ही नहीं सर, तो शाम को तो कैंसिल करो टू परचेज। ये बोलो, ये सबको समझ में आया। आपने शाम को 320 से कर दिया ना एंट्री, और परचेज कितना डेबिट किया था 230, तो परचेज खत्म किया। अच्छा सेल रिटर्न बुक किया था क्या हम लोगों ने, आपने सेल रिटर्न तो लेके ही नहीं गई, तो क्या करें। और एंट्री तो हो गई बट राम के लेजर में गया कहां, आपने लेजर तो शाम को ओपन कर दिया, तो अब क्या करें वापस से करेक्ट करने के लिए, और डिफरेंस कहां चला जाएगा, ये इस तरह होगी एंट्री। क्लियर है, सिर्फ एक दो बच्चों का सही है, बाकी लगभग सबका गलत था। चलो एक और लिखो, मैं आपको फिर बोल रहा हूं ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे से पढ़ो, आप रीड अच्छे से करो, आप रीड करके उस पर फोकस करोगे समझ आ जाएगा। लिखो अगला, गुड्स कॉस्टिंग 10,000, परचेज फॉर स्टाफ and was included in purchase.
included in purchase. Similar amount was deducted from salary of staff and net payment debited to salary account. बताओ, goods costing 10,000 purchased for staff and was included in purchase. Similar amount was deducted from salary of staff and net payment debited to salary account. ये बहुत इजी केस है, ध्यान से पढ़ो, मैं फिर बोल रहा हूं ध्यान से पढ़ो, इंटरप्रीट करो क्या गड़बड़ हुई है। पहले मैंने आपसे एक एंट्री, मैं फिर बोल रहा हूं इंग्लिश ढंग से ध्यान दो। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर परचेज फॉर स्टाफ, 10,000 का गुड्स किसके लिए खरीदा? स्टाफ के लिए। एंड वॉज इंक्लूडेड इन परचेज। अब आप ऑब्वियसली बात है गुड्स परचेज करोगे तो परचेज में इंक्लूड करोगे, है ना। आप जैसे है ना, एक चीज समझो, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, सुनना ध्यान से। अज्यूम करो एक फर्नीचर का डीलर है और मान लो उसके यहां पे ये फर्नीचर पड़ा हुआ है, बहुत सारा, ये सब फर्नीचर पड़ा हुआ है। ये फर्नीचर का डीलर जब फर्नीचर खरीदता है, देखो अभी बताओ, फर्नीचर का डीलर जब फर्नीचर खरीदता है तो क्या एंट्री करेगा? फर्नीचर के डीलर ने फर्नीचर खरीदा, क्या एंट्री करेगा? आप बोलोगे सर परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर या क्रेडिटर, ऐसे करेगा एंट्री। मान लो 50,000 का फर्नीचर खरीदा, अब इसके यहां मान लो स्टाफ काम करता था इस दुकान पे, मान लो ये 2 लोग स्टाफ काम करते थे, ये 2-3 लोग तो काम करते थे। अब इनकी महीने की मान लो सैलरी होती थी, लेट से 20,000 रुपए की सैलरी थी महीने की। अब एक स्टाफ आके बोलता है कि इस महीने है ना, मेरे को 20,000 रुपए कैश मत दो, मेरे को 15,000 रुपए लिए टेबल दे दो, मेरे घर में टेबल की जरूरत है और आप मेरी सैलरी में से काट लेना पैसा। स्टाफ ने क्या बोला कि जो मेरी महीने की सैलरी बनती 20,000, वो सैलरी आप 20,000 मेरे को दो मत, आप ये टेबल दे दो मेरे को और बाकी पैसा मैं कैश में ले लूंगा। 15,000 की टेबल है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं स्टाफ ने मेरे को ऐसा बोला कि 20,000 की आप मेरे को सैलरी पे मत करो, आप मेरे को एक टेबल चाहिए मेरे घर में, वो टेबल दे दो 15,000 की, 15,000 की टेबल थी मान लो, और बाकी पेमेंट मेरे को कैश दे देना। अब ये फर्नीचर डीलर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं 20,000 नहीं देगा, तेरे को 5,000 दे दूंगा, 15,000 की टेबल देके चला जाता हूं, उसे घर में जरूरत थी। अब बोलो क्या एंट्री होगी उस केस में? मतलब मैं आपसे एंट्री किस चीज की पूछ रहा हूं? स्टाफ को हमको 20,000 रुपए देने थे, बट उसने 20,000 कैश नहीं, उसने 15,000 की तो क्या ले ली, और 5,000 उसको क्या बोला, क्या दे दो मेरे को आप कैश। बोलो अब क्या एंट्री करेंगे हम लोग? इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की क्या एंट्री होगी? जब स्टाफ बोलता है 15,000 की टेबल दे दो और 5,000 कैश में दे दो, क्या एंट्री करोगे आप मेरी बात समझे? स्टाफ कॉस्ट पे ही दिया हमने, स्टाफ से क्या प्रॉफिट कमाएंगे, उसको तो पता है अंदर की सब बातें। स्टाफ को थोड़ी ना 20 की चीज 15 में बेच दो, 15 की चीज 20 में बेच दोगे। उसने बोला 15 की चीज 15 में दे दो। यार आपने, सिंपल सी बात है, स्टाफ को आपने कॉस्ट पे चीज दे दी है, अपने यहां का काम था, अपने उसने बोला मेरी सैलरी काट लेना, क्या एंट्री करेंगे मेरे को इस चीज की बताओ? मतलब आप समझे मैं किसकी एंट्री पूछ रहा हूं? स्टाफ को सैलरी दी 20,000 रुपए इन द फॉर्म, 15,000 की टेबल ले गया और 5,000 का कैश ले गया, वो क्या एंट्री करेंगे ये बताओ? सेल्स कैसे होगी? आप स्टाफ को सैलरी के फॉर्म में दे रहे हो, ये सेल, आपने प्रॉफिट थोड़ी ना कमाया है उससे। अच्छा मेरे को बताओ, गुड्स विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के, क्या एंट्री करते हैं, क्या एंट्री होती है? हाँ, गुड्स विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के, क्या एंट्री होगी? ड्रॉइंग्स टू परचेज। अब वही बात है, आपने स्टाफ को आपका खर्चा तो 20 का हुआ है ना,
फर्क क्या पड़ा, आपने उसको टेबल दे दी अपने आगे 15,000 की, तो आपकी कॉस्ट तो 15,000 थी ना एक तरह से, और ये टेबल एक तरह से आपके लिए क्या है, गुड्स है। अब मतलब बोलो इसकी एंट्री क्या करोगे आप बोलोगे सर एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू और टू परचेज, ये एंट्री करेंगे हम लोग, यस और नो? सबको आती बात समझ में? अब क्या बोल रहे हैं अपने को, ये सबको क्लियर है कि अगर अपन ने 20,000 खर्चा तो बुक किया, पेमेंट 5,000 किया और बाकी अपना टेबल चली गई, तो अब परचेज क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि जब टेबल खरीदी तो परचेज डेबिट हुआ था। अब आपको बोल क्या रहा है, पढ़ो, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर परचेज फॉर स्टाफ, आपने गुड्स परचेज किया, आपने लिया स्टाफ के लिए लेकर आए थे आप, एंड इंक्लूडेड इन परचेज, समझ आता है, परचेज में इंक्लूड होना भी चाहिए। सिमिलर अमाउंट और डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, ऑब्वियसली बात है ना। अभी आप मेरे को बताओ, मैंने आपको बताया 20,000 रुपए में सैलरी थी, आपने 15,000 की टेबल दी, तो आप 15,000 का अमाउंट काटोगे ना सैलरी में से। भाई अगर 20,000 रुपए मान लो स्टाफ की सैलरी है, वो 15,000 रुपए की टेबल लेके चला गया, तो आप मेरे को बताओ, अगर वो 15,000 की टेबल लेकर गया तो क्या उसको पूरे 20,000 वापस दोगे क्या आप 15,000 रुपए काट लोगे? बोले उतना का उतना पैसा हमने सैलरी में से डिडक्ट कर लिया, वो भी समझ आता है, सैलरी में डिडक्ट किया। और नेट पेमेंट कितना कितना बचा नेट, 20,000 में से 15,000 की टेबल ले गया, तो नेट कितना बचा, वो डेबिट कहां कर दिया आपने, सैलरी में। तो वो तो सही किया आपने, मतलब आपने एक तरह से सैलरी टू कैश 5 की एंट्री तो कर दी, और बाकी की एंट्री करना बाकी रह गई आपकी। तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है ना एक तरह से, मतलब 15,000 की एंट्री करी नहीं आपने परचेज तो कर लिया और उसको दे भी दिया, और नेट पेमेंट ही डेबिट किया सैलरी में। तो क्या नेट होना चाहिए पूरा 20,000 डेबिट होना चाहिए, 20,000 पूरा डेबिट होना चाहिए, सिर्फ 5,000 की सैलरी गई आपके पास से। क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर सुनना। ट्रांजैक्शन ये बोल रहा है, आपने मान लो एक स्टाफ था आपके यहां, 20,000 की सैलरी थी उसकी, इस महीने 20,000 की सैलरी में आपके यहां गुड्स था फर्नीचर, और 15,000 रुपए फर्नीचर लेके चला गया, बोला मेरे को फर्नीचर दे दो, ये मेरे घर में काम आएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, आपने जब फर्नीचर खरीदा होगा, अगर फर्नीचर डीलर हो तो आपके लिए वो गुड्स का अमाउंट होगा, तो आपने क्या किया होगा, परचेज डेबिट किया होगा। अब आप ये 15,000 सैलरी में डिडक्ट करोगे या नहीं करोगे उसकी, ऐसा तो नहीं होगा 20,000 की सैलरी टेबल भी ले जाओ और हम 20,000 भी दे दें, ले तो 20,000 भी लेके जाओ टेबल भी लेके जाओ हमारे यहां से, ऐसा तो नहीं होगा ना, आप पैसा काटोगे ना उसका। तो 15,000 में से आपने नेट कितना पे किया, 5,000 रुपए, और वो 5,000 आपने सैलरी में डेबिट कर दिया। तो मैं बोल रहा हूं 5,000 तो डेबिट करना ही था, बट वो 15,000 की जो टेबल लेकर गया हमको, वो भी तो उसकी भी तो एंट्री करनी थी ना। अब उसकी एंट्री क्या होगी, अभी आपने बताया सर एंट्री ऐसे होगी, सैलरी टू परचेज ऐसे होगी एंट्री, सैलरी कितने से डेबिट होगी। अब इसके दो पार्ट अगर मैं कर दूं एंट्री के, सैलरी टू कैश 5,000 रुपए और सैलरी टू परचेज 15,000 रुपए, एग्री करोगे एंट्री, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, ये दो एंट्री की एक ही बात है ना। आपने ये तो कर दिया, नेट पेमेंट डेबिट कर दिया सैलरी को, नेट मतलब जितना बचा वो सैलरी में डेबिट कर दिया, बट ये वाला एंट्री नहीं किया ना आपने, तो ये एंट्री नहीं किया, तो एंट्री कर लो ये वाली, तो क्या एंट्री हो जाएगी, सैलरी टू परचेज, मतलब एक तरह से एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है ये। आपने 5 की तो एंट्री कर दी, आप देखो पढ़ो ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, सिमिलर अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, वाजिब बात है उतना पैसा सैलरी में से काट लिया, और नेट पेमेंट, नेट मतलब जो बचा हुआ है वो कहां डेबिट कर दिया आपने, तो बचा हुआ थोड़ी ना पूरा ही डेबिट होगा ना सैलरी में, तो मतलब हम नेट की तो एंट्री कर दी, पूरे की एंट्री नहीं करी हमने, तो एंट्री कर दो सैलरी टू परचेज 10,000, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज 10,000 रुपीज, क्लियर है। एक और लिखो,
सेल रिटर्न of 200 from party not posted, इसमें नेम लिख दो, नहीं तो फिर आधे लोगों को समझ नहीं आएगा, बोले कौन सी पार्टी आ गई यहां पे। आधे लोग बोलेंगे सर पार्टी कहां से आ गया ये, इसलिए बेटर है नाम। सेल रिटर्न ऑफ 200 फ्रॉम रमेश लिख दो, हृदय रमेश बोल रहे, रमेश लिख दो, रमेश इसका दोस्त है कोई। सेल रिटर्न ऑफ 200 फ्रॉम रमेश हैज नॉट posted to that account. Has not posted to that account, though Ramesh account has been credited. Sale return of 200 from Ramesh not posted to that account. 200 from Ramesh not posted to the account, though Ramesh account has been credited. अनिल किसी को बोलूं बेटा ड्रॉप करने का, पक्का? मतलब किसी को बोलूं तो अश्मिता दीदी से बोल दूं ड्रॉप कर देंगे, देखो ठीक है मैम। शनिम 2 मिनट बस, 2 मिनट बस, 2 मिनट। बताओ फटाफट क्या होगी एंट्री, बोलो बोलो फटाफट।